फाइल्स आर एक्सटर्नल फाइल्स. CSV की फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. सो आपके पास पाइथन इज कैपेबल कि वो एक एक्सटर्नल CSV फाइल से डेटा को लोड करके आपके डेटा फ्रेम में ला सके. तो अभी हमने डेटा फ्रेम कैसे बनाया था? वी क्रिएटेड डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी ऑफ सीरीज. सो दीज वर द डिफरेंट वेज जैसे आपने डेटा फ्रेम बनाया. पर मान लो कि अगर आपके पास एक एक्सेल शीट गिवन है, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है. अब यहाँ पे मेरे पास ये एक शीट गिवन है, मैं चाहती हूँ कि ये शीट मेरी कहाँ पे रीड होके आ जाए? पाइथन में. सो मैं इसको एक पाइथन डेटा फ्रेम के अंदर लेकर आना चाहती हूँ. तो इसको मैं सेव कर सकती हूँ एक्सेल में से. आई कैन हैव एन ऑप्शन ओवर हियर, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या आप सिर्फ सेव एज भी कर लो इसको. तो जब आप इसे सेव एज करते हो, आप यहाँ पे देखोगे यू हैव एन ऑप्शन टू सेव इट एज अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, मतलब एज अ CSV फाइल. तो जनरली हम एक्सेल में जो डेटा होता है उसको CSV फाइल्स की फॉर्म में सेव कर सकते हैं. अदरवाइज CSV फाइल्स कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड इन एनी टेक्स्ट एडिटर, कहीं पे भी बन सकती हैं. सो आप चाहे किसी भी टेक्स्ट एडिटर में उनको बना लो, और जब आपको उस ओपन करना है, जब आप उसको अपने डेटा फ्रेम में रीड करना है, तो आप बिलीव नहीं करोगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन लाइन. यस, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको लिखना है डेटा फ्रेम का नाम. सो जो डेटा फ्रेम आप क्रिएट कर रहे हो, आप उसका नाम लिखोगे, इज इक्वल टू अपने पांडा का अलायस लिखोगे जो भी है, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे रीड अंडरस्कोर CSV, और उसके बाद आपको देना है फाइल का नाम. दैट इज इट, खत्म. इसके बाद प्रिंट कराओ, आपका डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा. सो इट इज दैट सिंपल. बस आपको ये याद रखना है कि हम इसको लिखते कैसे हैं. सो डेटा फ्रेम इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू पांडास का नाम डॉट रीड अंडरस्कोर CSV. पाइथन केस सेंसिटिव है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे लेटर्स हमें स्मॉल में ही लिखने हैं, इसमें से कोई भी कैपिटल नहीं हो सकता, स्पेस नहीं है, बीच में अंडरस्कोर है. सो इट इज रीड अंडरस्कोर CSV, और ब्रैकेट में फाइल का नाम. इफ द फाइल इज इन द सेम फोल्डर जहां पे आपका पाइथन प्रोग्राम है, तो आप सीधे नाम दे सकते हो, लाइक आई कैन राइट abc.csv. लेकिन अगर मेरा जो पाइथन प्रोग्राम है वो डॉक्यूमेंट्स में पड़ा है, लेकिन मेरी फाइल पड़ी है D ड्राइव के सैम्पल फोल्डर के अंदर, तो मेरे को ऐसे पूरा पाथ देना पड़ेगा. एंड पाथ देते हुए यू विल मेक श्योर दैट यू पुट डबल बैकस्लैश साइन, देन यू हैव टू राइट लाइक दिस. तो इस तरह से आपकी फाइल का पाथ बन जाएगा. सो वो आपको ध्यान देना है, बट एग्जाम्स में आई डोंट थिंक आपको ये पाथ पूछा जाएगा. सो यू शुड जस्ट नो कि फाइल का नाम देना है. अगर किसी क्वेश्चन में आ भी गया पाथ, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं. सो ये डेटा रीड करके आपके डेटा फ्रेम में ले आएगा. मैं आपको करके दिखाती हूँ, बहुत ही सिंपल चीज़ है. ये रहा हमारा पाइचार्म, ठीक है. सो हम यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट खोल लेते हैं जिसमें हम काम कर रहे थे. सो ओपन रीसेट में जाके हमने ओपन किया अपना डेटा फ्रेम प्रैक्टिस, ठीक है. अब यहाँ पे आती है हमारी बारी CSV फाइल को रीड करने की. मैंने ये फाइल पहले से बनाई हुई है, आप बनाना चाहो तो आप यहाँ राइट क्लिक करोगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है. न्यू पे जाके नॉर्मल फाइल बनानी है आपने, नॉर्मल फाइल, ठीक है. पाइथन फाइल तो कोड के लिए होती है, नॉर्मल फाइल को बनाओगे, उसमें कुछ भी लिखो और उसको फिर CSV की तरह सेव कर दो, मतलब .csv करके सेव कर दो. तो यहाँ पे मैंने क्या स्टोर किया है, empid नेम जॉब सैलरी, देन आईडी है, नेम है, जॉब है, सैलरी है, और बीच में क्या दिए हुए हैं, कॉमास. सब जगह इधर भी कॉमर्स है, इधर भी कॉमर्स है. सो दीज आर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. अब आप इसको किसी फाइल के अंदर रीड करना चाहते हो, तो वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पाइथन फाइल बनाएंगे. सो नाम दे दिया मैंने इसका टेस्टिंग CSV, कुछ भी. तो आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे पांडास को, जैसे हम पहले करते थे. सो इंपोर्ट pandas as PD. Now you're going to write df dot read CSV. Read CSV. What is the name of the file? Name of the file is emp dot CSV. That is it. And I want to print the file. खत्म, ठीक है. अब इसको रन कर देते हैं. इस पर राइट क्लिक किया, मैंने क्लिक किया रन पे, तो क्या आया, नो मॉड्यूल नेम्ड पांडास. अच्छा, यहाँ पे इसमें कुछ कोड्स में प्रॉब्लम आ रही है जब हम नई फाइल बना रहे हैं. ये आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. द प्रॉब्लम इज विद दिस पर्टिकुलर फोल्डर. सो कोई बात नहीं, आई हैव टू कॉपी पेस्ट दैट कोड in the other folder.
सो कभी कभी क्या होता है, जब हम पार्चा में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, तो हमारी जो फाइल्स हैं वो कभी करप्ट हो जाती हैं, एंड बिकॉज जब वो करप्ट हो जाती है देन आपकी जो लाइब्रेरीज है वो इंपोर्ट नहीं हो पाती। तो इट हैपन्स सम टाइम, उसको आप दोबारा इंपोर्ट करके भी ठीक कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज वी कैन पेस्ट दैट कोड ओवर हेयर। ये मेरे दूसरा वाला फोल्डर है, पर अब मेरे पास यहाँ पर m.csv नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम m.csv यहाँ क्रिएट भी कर सकते हैं, या फिर हमारे पास और फाइल्स हैं, जैसे कि हमारे पास student.csv है, तो आई कैन गो फॉर अ student.csv फाइल। पर पहले मैं आपको m.csv के साथ ही चला के दिखाऊंगी। अच्छा, ये हमारे पास है, m.csv भी है यहाँ पे, वी हैव, पर इसमें डेटा अलग है, दो ही एम्प्लॉयज़ का डेटा है। तो ठीक है, इसी को चलाते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट दिस ओनली। सो ये हमारे पास कोड है s2.py एंड वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस। सो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी CSV फाइल में डेटा था, नेम, जॉब, सैलरी था, दो ही एम्प्लॉयज़ थे, तो ये आपके पास डेटा फ्रेम अपने आप बन के आ गया। आपको सिर्फ यहाँ पे फाइल का नाम बदलना है, सिर्फ फाइल का नाम। सो मैंने लिखा student.csv, नाउ आई एग्जीक्यूट दिस। सो ये जो डेटा आपके पास अभी आएगा, ये कहाँ से आया? student.csv से, है ना। सो आपके पास student.csv में यही डेटा था, आप देखना चाहते हो। सो ये थी आपकी student.csv, दिस इज द कंटेंट। ऐसे ही मेरे पास यहाँ product.csv भी है, तो मैं ये लेना चाहूँ तो ये भी ले सकती हूँ। सो वट एवर यू वॉन्ट, तो आप कोई सी भी ले सकते हो CSV फाइल, और ये उस डेटा को रीड करेगा बाय जस्ट दिस सिंपल स्टेटमेंट। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास 4 स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, पूछा जाएगा बताओ इसमें से कौन सी सही है टू रीड वैल्यूज फ्रॉम अ CSV फाइल। तो आपको मेक श्योर करना है कि रीड और CSV दोनों स्मॉल होने चाहिए, बीच में अंडरस्कोर होना चाहिए, और यहाँ पांडास का अलायस या फिर पूरा पांडास लिखा होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपके पास बहुत सारी रोज हैं और आप चाहते हो सारी रोज रीड ना हो, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ रोज बता सकते हो। लाइक इफ आई गिव n रोज इज इक्वल टू 3, तो वो सारी रोज रीड नहीं करेगा। अभी मेरे पास 4 स्टूडेंट का डेटा आ रहा है, अब मेरे पास सिर्फ 3 स्टूडेंट का डेटा आएगा, तो हेडिंग रो को एक्सक्लूड कर देता है। इट इज शोइंग यू डेटा ऑफ ओनली 3 रोज। सो n रोज से हम ये बता सकते हैं कि हाउ मेनी रोज हैव टू बी रेड फ्रॉम द फाइल, तो कितनी रोज रीड होने वाली है। जैसे आप ये बता सकते हो कि कितनी रीड करनी है, वैसे आप ये भी बता सकते हो कि अगर ऊपर से छोड़नी है, ठीक है, नीचे से छोड़नी है तो हमने n रोज बता दिया कि भाई 10 है, 5 रीड करनी है या 4 रीड करनी है, तो n रोज 4 हो गया। बट अगर आप चाहते हो कि ऊपर से स्किप करें और नीचे वालों को रीड करें, तो आप बता सकते हो हाउ मेनी रोज यू वांट टू स्किप। अब आप इसको रन करोगे तो ये जो रो थी आपकी, ये बेचारी हेडिंग बन गई। सो दिस इज ट्रीटेड एज अ हेडिंग रो, और उसके बाद आपके पास ये 2 जो है वो डेटा में आ गई, ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता, उसके लिए तो जो पहला चीज़ है वो हेडिंग है, तो इसने उसको हेडिंग बना लिया और फिर इसको डेटा में ले लिया। तो ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं, इस पे चांसेस कम है बट क्वेश्चन आ सकता है। सो n rows is to tell that how many rows have to be read from the file, and skip rows is कि ऊपर से कितनी रोज छोड़नी है, ठीक है। सो ये तो हो गया रीडिंग अ CSV फाइल। नाउ यू वॉन्ट टू राइट इन टू अ CSV फाइल, आपको लिखना है, आपको लिखना है फाइल के अंदर, तो आप कैसे लिखेंगे? सो आपके पास कोई भी एक डेटा फ्रेम है, मान लो ये वाला, ठीक है, ये हमने बनाया था प्रोडक्ट क्वांटिटी वाला कुछ। सो वी हैव क्रिएटेड सम डेटा फ्रेम है। अगर मैं यहाँ पे इस डेटा फ्रेम को अभी प्रिंट कराती हूँ, oneshot.py जो हमने बनाई थी पिछली क्लास में, इसको हम अगर रन करते हैं, सो राइट नाउ आई एम गेटिंग दिस डेटा फ्रेम, जिसमें मेरे पास प्रोडक्ट का आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, प्राइस है, क्वांटिटी है, अमाउंट है। अब ये मेरे पास सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें से मैंने ये कैलकुलेशंस भी करी हुई हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे पास डेटा फ्रेम आ रहा है रिजल्ट में, ये सेव हो जाए, ठीक है। फिलहाल अगर आप product.csv देखोगे तो उसमें ये है, फाइन। यू डोंट वांट दैट, आप product.csv दूसरी बनाना चाहते हो या आप कुछ और नाम देना चाहते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। पर अगर आपको एक डेटा फ्रेम को CSV फाइल में राइट करना है, तो हम लिखते हैं df.tocsv, यहाँ पे pd नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। रीड CSV किसके साथ यूज होता है? pd के साथ, मतलब पांडास के साथ, और tocsv जो है वो यूज होता है डेटा फ्रेम के साथ। सो डेटा फ्रेम डॉट tocsv,
dataframe.tocsv और ब्रैकेट में आपको CSV फाइल का नाम देना है. सो मैंने यहाँ पे दे दिया shop.csv. अगर पहले से वो फाइल एग्जिस्ट करती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो product.csv पहले से है, अगर मैं सेम नाम दूंगी तो एरर नहीं आएगा, वो उसको इरेज करके नई बना देगा, ओवरराइट हो जाती है. ठीक है, पर मैंने यहाँ पे क्या कहा कि नहीं, मुझे करनी नहीं है, छोड़ो, मैंने सीधा ही shop.csv ले लिया. नाउ आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है, पर उसके साथ साथ अब आपने देखा कि ये फाइल जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, नाउ इट हैज़ बीन क्रिएटेड. एंड इफ़ यू गो एंड ओपन दिस, तो आप सेम डेटा देख रहे हो जो ये प्रिंट हो रहा था, है ना, सिमिलर डेटा है ना सारा का सारा. लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है, P1, P2, P3, P4, इट इज शोइंग लाइक दिस. तो मुझे ये इंडेक्स नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि इंडेक्स राइट ना हो. अगर आप चाहते हो कि इंडेक्स राइट ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे लिखना पड़ेगा इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स while writing into the file. So we have to write index is equal to false and you execute this. तो आप देखेंगे कि आपके पास ये तो चलो ठीक है प्रिंट हो गया, बट नाउ इफ आई ओपन द फाइल विच इज shop.csv, तो यहाँ पर P1, P2, P3, P4 नहीं आ रहा है जो कि पहले आ रहा था. नाउ इट इज नॉट देयर. सो दिस इज हाउ वी मेक श्योर कि आपके इंडेक्स फाइल के अंदर राइट ना हो. सो इस तरह से हम CSV फाइल में राइट कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि यस मैम CSV क्लियर हो गया. इसके बाद एक और पॉइंट आता है जिसमें आप लोगों को डाउट होता है, तो उसमें भी मैं बेटा बता देती हूँ कि क्वेश्चन आपको इसमें सिर्फ बहुत सिंपल आएगा, जिसे कहते हैं आइटरेटिंग अ डेटा फ्रेम. सो आइटरेटिंग अ डेटा फ्रेम जो है आपके पास, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आ सकते. यही आ सकता है कि विच फंक्शन इज़ यूज टू आइटरेट हॉरिजॉन्टली या ओवर द हॉरिजॉन्टल सबसेट या ओवर द रोज. तो वो है आइटर रोज, डेटा फ्रेम का नाम डॉट आइटर रोज. और दूसरा फंक्शन है डेटा फ्रेम डॉट आइटर आइटम्स. आइटर कॉल्स कुछ नहीं होता है, ठीक है. सो आइटर रोज क्या करता है, रिपीट्स. आइटरेशन का मतलब है रिपीट करना. सो रिपीट्स द लूप फॉर ईच रो इन द डेटा फ्रेम. सो डेटा फ्रेम में जितनी भी रोज हैं, हर किसी के लिए इट विल परफॉर्म वन आइटरेशन. और आइटर आइटम्स क्या करता है, इट रिपीट्स द लूप फॉर ईच कॉलम. सो जितने कॉलम्स हैं ये उसके लिए रिपीट करता है, ठीक है. तो ये आपको 1 मार्क क्या, सारे क्वेश्चन तो सेम मार्क्स ही हैं, दैट इज 0.8 समथिंग. तो आपको ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको हॉरिजॉन्टली रिपीट करना है या वर्टिकली रिपीट करना है, पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है. बट आइटर रोज आप याद रखेंगे कि रोज के लिए होता है, या फिर हॉरिजॉन्टल सबसेट कह सकते हो उसको आप. यू कैन कॉल इट एज हॉरिजॉन्टल सबसेट. और जो दूसरा वाला है दैट कैन बी नेम्ड एज वर्टिकल सबसेट. तो एक हमारा हॉरिजॉन्टल सबसेट हो गया, एक हमारा वर्टिकल सबसेट हो गया, ठीक है. सो चलिए अब देखते हैं कि ये चलता कैसे है. सो लेट्स गो टू PyCharm. दिस इज PyCharm. नाउ इफ यू वांट टू आइटरेट ओवर दिस डेटा फ्रेम, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर के थ्रू ही आइटरेशन हो गया. आइटरेशन का मतलब है लूप. नाम यहाँ पे जो मर्जी दे दो, फॉर TABC whatever you want to write. फॉर T in what, डेटा फ्रेम डॉट आइटर रोज कोलन. और अगर आप यहाँ पे सीधे ही T को प्रिंट करा देते हो, तो आप देखना क्या होगा, पहले वो प्रिंट करेगा 10 बुक 250, बट इस तरह से नहीं जैसे अभी प्रिंट हो रहा है, वो कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रही है, ठीक है. सो यहाँ से देखो, पहले आया इंडेक्स P1, फिर आपके पास पूरा का पूरा डेटा आ रहा है फर्स्ट रो का, फिर इंडेक्स आएगा P2, फिर पूरा का पूरा डेटा आ रहा है सेकेंड रो का, फिर इंडेक्स आया P3, फिर पूरा डेटा थर्ड रो का, फिर P4, फिर पूरा डेटा. सो इट इज शोइंग इट लाइक दिस. सो इट इज गोइंग फॉर एवरी रो, 1 रो एट अ टाइम, ठीक है. अगर आप यहाँ पे आइटर आइटम्स कर देते हो तो ये चलेगा कॉलम वाइज. तो पहले ये सारे के सारे आईडी दिखा देगा. पहले इसने सारा फर्स्ट कॉलम दिखा दिया, P1, P2, P3, P4 सबके आईडी.
यहाँ पे इंडेक्स भी क्या आ रहा है, PID, फिर सारे के सारे नेम दिखा दिए, फिर सारे के सारे प्राइस दिखा दिए, फिर सारे के सारे क्वांटिटी दिखा दी, फिर अमाउंट दिखा दिया. सो इट इज वर्किंग फॉर ईच कॉलम. अब इसमें कोई प्रोसेसिंग करनी है तो हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे T0 T1 लिख के पार्ट्स को प्रोसेस कर सकते हैं, बट इतना डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, तो आपसे ज़्यादा ये पूछ सकते हैं कि चलो भाई ठीक है, यहाँ पे एक C ले लो 0, है ना, तो जितनी बार ये लूप चल रहा है उतनी बार C को इंक्रीज करा दो, और फिर यहाँ नीचे वो कर सकते हैं प्रिंट C, और आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ C की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, दैट कैन बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो यहाँ पे अगर आपसे C पूछ लिया जाता है तो आइटर आइटम्स में आप क्या करोगे, आप गिनोगे कॉलम्स कितने हैं, तो कॉलम्स अगर मेरे पास 5 हैं तो आंसर 5 आएगा. ठीक है, अगर रोज इसके लिए हम करते तो 4 आता. सो ये उतनी बार इंक्रीज होगा जितने कॉलम्स हैं, या उतनी बार इंक्रीज होगा जितनी रोज हैं. अगर यहाँ आइटर रोज होता, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट आई डोंट थिंक कि आपको पूछा जाएगा ऑन आइटर रोज एंड आइटर आइटम्स. ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए आपको आइटर रोज एंड आइटर आइटम्स के बारे में. सो ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक. ठीक है, अब आती है बारी लॉक और ऐड की. तो लॉक और ऐड से आप कर चुके हो कि किस तरह से नया कॉलम या नया रो ऐड होता है या मॉडिफाई होता है. अब हम उससे फेच भी कर सकते हैं. जब आप डेटा फेच करते हो विद द हेल्प ऑफ ऐड, तो हमेशा याद रखना है कि इट इज़ यूज टू फेच फ्रॉम अ सिंगल रो और अ सिंगल कॉलम. स्लाइसिंग नहीं होती है यहाँ पे. ठीक है, वी डोंट डू स्लाइसिंग है. पहले हम हमेशा रो लेबल देते हैं, कॉमा हम कॉलम लेबल देते हैं. सो पहले आपका आता है रो लेबल, फिर आता है कॉलम लेबल. एट और आई एट में क्या फ़र्क है, आई का मतलब होता है इंटीजर इन अ वे. सो यहाँ पर तो आप P1 P2 P3 इस तरह के लेबल्स यूज़ करोगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रो इंडेक्स. रो इंडेक्स जो कि पोजिशनल इंडेक्स है, विच इज़ अ नंबर, इट इज़ एन इंटीजर. सो आई ऑल्सो स्टैंड्स फॉर इंटीजर ओवर हेयर. सो दिस इज इंटीजर इंडेक्स जो कि पोजीशन के हिसाब से दिया जाता है, इसीलिए हम उसको पोजिशनल इंडेक्स कहते हैं. तो फटाफट से कमेंट में लिख के बताओ कि पोजिशनल इंडेक्स किस नंबर से शुरू होता है. फ्रॉम वेयर डज योर पोजिशनल इंडेक्स स्टार्ट इफ यू क्रिएट अ सीरीज और अ डेटा फ्रेम. सो आपका पोजिशनल इंडेक्स जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, चाहे वो रोज हो चाहे वो कॉलम्स हो, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0. तो अगर आपको पोजिशनल इंडेक्स से वैल्यू फेच करनी है तो आप आई एट यूज़ करोगे, या जो कॉलम नाम और रो का नाम दिया हुआ है अगर उस नाम से रेफर करना है तो आप एट यूज़ करोगे. ठीक है, करके दिखाते हैं. ये रहा आपका. ठीक है, अब ये आइटर शाइटर हटा देते हैं, वी डोंट हैव दिस. अब मेरे पास ये है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट df डॉट एट मुझे क्या देखना है, P3 की मुझे देखनी है कॉस्ट. तो मैंने क्या लिखा, पहले रो लेबल P3 और फिर लिख दिया कॉस्ट. तो आपके पास कॉस्ट नाम का कॉलम नहीं है. अच्छा, प्राइस कर दिया ना उसको हमने ऊपर वाली लाइन में. सो वी हैव चेंज्ड द कॉलम नेम टू प्राइस. सो आई हैव टू राइट प्राइस. सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या आया, 5. सो देख सकते हैं हम यहाँ से. सो P3 आपका कौन सा वाला है, ये वाला, क्योंकि ये प्रिंट हमारा थोड़ा ऊपर हो रहा है, तो लेट मी प्रिंट इट ओवर हेयर सो दैट इट इज़ मोर क्लियर टू यू. सो अभी मैं इसको अगर यहाँ प्रिंट कराती हूँ तो आप देख सकते हो P3 का प्राइस क्या है, 5. अगर आपको P3 का नाम देखना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, P नेम. सो वो क्या शो करेगा, इरेजर. तो हम ऐसे देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं. तो अगर आप असाइन करोगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी. अगर मैं कहती हूँ कि इसका नाम बदल दो तो आप लिखेंगे df डॉट एट P3 P नेम इज इक्वल टू गिव सम वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ लिखा और मैं यहाँ लिख देती हूँ इज इक्वल टू शार्पनर और रन करती हूँ, तो अब वो इरेजर नहीं आएगा, वो चेंज होकर शॉर्पनर हो जाएगा. इसके बाद अगर आप डेटा फ्रेम भी प्रिंट कराओगे तो डेटा फ्रेम में भी वो इरेजर की जगह शॉर्पनर दिखाएगा. ठीक है, तो हम चेंज भी कर सकते हैं. सो फेच भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ आई एट लगा देती हूँ तो ये मुझे एरर दिखाएगा, वो कहेगा कि ऐसा नहीं कर सकते. सो आई एट इज बेस्ड इंडेक्सिंग कैन ओनली हैव इंटीजर इंडेक्सेस. तो हम इसको नॉर्मल लेबल्स पे यूज़ नहीं कर सकते. बट
इफ़ आई वॉन्टेड टू चेंज इट एक्चुअली में, तो मैं यहाँ पे लिख सकती थी 3, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया और पी नेम मेरा पहला कॉलम मतलब सेकेंड कॉलम है, सो सेकेंड कॉलम इज़ 1, सो P1 P2 P3 P4, तो ये 3 नहीं ये 2 बना है ना। सो P3 वाली रो कौन सी बनी, इंडेक्स 2 पे, और P नेम बना आपका कॉलम 1 पे। सो अभी भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। इफ़ यू प्रिंट योर डेटा फ्रेम आफ्टर दिस, यू वुड सी कि जहाँ इरेजर है वो चेंज होकर शॉर्पनर हो गया है। सो 2 कैसे आया, क्योंकि पहली रो है 0 पे, दिस P1 इज एट 0, P2 इज एट 1 और P3 कहाँ है 2 पे। तो पहला कॉलम है 0, दूसरा कॉलम है 1, सो 2 1 यहाँ पे इरेजर था वो चेंज होके शॉर्पनर हो गया। ठीक है, फेच मैं उसको वापस उसी तरीके से कर रही हूँ, तो वो यहाँ पे भी मुझे शॉर्पनर प्रिंट करके दे रहा है।